गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस विद टेम्परेचर। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा पता है हमें। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है कि किसी भी निकाय में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं? उसकी विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, जिसको हमने 2 टाइप में क्लासिफाई किया था। एक होती है स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हमने CV से डिनोट किया था, और सेकंड स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हमने CP से डिनोट किया था। ठीक है, देखो जब आप थ्योरेटिकली बात करते हो, ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो CP या CV का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो CP और CV की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर में जब हम वेरिएशन लाते हैं, टेम्परेचर में हम क्या करते हैं? वेरिएशन लाते हैं, तो किसी भी निकाय की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्वतंत्रता की कोटियां होती है वो क्या चेंज हो जाती है। जैसे हम कोई द्विपरमाणुक अणुओं की बात करें, ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या फिर क्लोरीन है या HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सारे क्या द्विपरमाणुक अणु हैं। हमें पता है द्विपरमाणुक अणुओं में स्वतंत्रता की कोटियां कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, 3 जो स्वतंत्रता की कोटि है वो किस कारण होगी? स्थानांतरीय गति के कारण, और जो 2 होती है वो किस कारण होती है? घूर्णन गति। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यदि टेम्परेचर में वेरिएशन के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो हिसाब से तो जो इनकी एनर्जी जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था CV या CP का फॉर्मूला, वो द्विपरमाणुक अणुओं के लिए हमने कितना कैलकुलेट किया था? जो CV की वैल्यू थी वो थी 552 ऑफ R। CV की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी थी? 552 ऑफ R, यानी कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। कैसे नहीं होती? इसका एक टेम्परेचर का CV के साथ वेरिएशन का एक ग्राफ दिया गया है। वो ग्राफ कैसा है? टेम्परेचर का CV के वेरिएशन के साथ हमें ऐसा प्रैक्टिकली ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन की बात करें और उसका टेम्परेचर अराउंड 60 केल्विन रखें तो उसके लिए CV की वैल्यू 3/2 ऑफ R रहती है। CV की वैल्यू क्या रहती है? 3/2 ऑफ R। ठीक है, क्यों रहती है? क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पर जो H2 अणु है उनमें सिर्फ स्थानांतरीय गति ही क्या है? प्रभावी रहती है, घूर्णन गति नहीं हो पाती। घूर्णन गति कैसे होती है? H2 जो 2 अणु होते हैं, उन H2 अणुओं के जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों अणु क्या जो दोनों परमाणु हैं वो घूर्णन गति करने लग जाते हैं। लेकिन इतने कम टेम्परेचर पे ये घूर्णन गति नहीं हो पाती, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ क्या रह जाता है? 3। स्वतंत्रता की कोटि कितनी रह जाएगी? 3 रह जाएगी। तो CV की वैल्यू क्या आ जाती है? 3/2 ऑफ R। अब हम यदि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, 60 डिग्री से कहाँ लेके जाते हैं? इंक्रीज करते हैं यदि इसका टेम्परेचर, तो क्या है? उन अणुओं में स्थानांतरीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी होने लग जाती है। ठीक है, तो उनके लिए फिर क्या है? CV की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें तो घूर्णन गति के अलावा दोलन गति भी होने लग जाती है, और दोलन गति के लिए स्वतंत्रता की कोटियां कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ये हमें कई बार पढ़ चुके हैं। स्थानांतरित गति की स्वतंत्रता कोटियां 3 हो सकती है। ठीक है, घूर्णन गति के लिए 2 और दोलन गति के लिए भी कितनी होती है? 2। ठीक है, थ्योरेटिकली तो यही कहा जाता है कि टोटल स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? द्विपरमाणुक अणुओं के लिए 5 हो। ठीक है, लेकिन यदि टेम्परेचर कम है तो स्वतंत्रता की कोटि 3 ही रहेगी। टेम्परेचर नॉर्मल है तो 3 और 2 क्या हो जाएगी? 5। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया तो स्वतंत्रता की कोटियां क्या है? 7 हो जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग CV की वैल्यू में टेम्परेचर के साथ हमें क्या है? वेरिएशन देखने को मिलता है।
आगे चीज समझ में। तो बस यही चीज को हमें क्या है आगे एक्सप्लेन करना है। सपोज मैं ये कहूँ कि हम टोटल एनर्जी की बात करें, ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन प्लस एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन प्लस एनर्जी ड्यू टू ऑक्सीलेशंस, या फिर आप क्या बोल सकते हो वाइब्रेशन, ठीक है। इन तीनों के कारण क्या है टोटल एनर्जी हो सकती है। अब यदि हम लोअर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अराउंड 60 केल्विन के है, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे बात करें तो अणुओं में सिर्फ स्थानांतरी गति रह पाती है, ट्रांसलेटरी मोशन ही रह जाता है। तो रिमेनिंग जो एनर्जीज है वो क्या हो जाएगी इस टाइम जीरो, इस टाइम जीरो हो जाएगी। तो देखो टोटल एनर्जी है, यदि हम अणुओं की संख्या n माने तो एनर्जी क्या होगी 1/2 ऑफ kT, ठीक है। ऊर्जा के समविभाजन के नियम से हर एक स्वतंत्रता की कोटि में ऊर्जा कितनी मिल जाती है हाफ kT, इसमें स्वतंत्रता कोटियां कितनी है 3 है, तो 3/2 ऑफ क्या हो जाएगा kT। अणुओं की संख्या क्या n है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 3/2 n kT, और n और k को हमने नया कांस्टेंट दिया था क्या 8, तो 3/2 ऑफ 8। आगे चीज समझ में। तो ये हमारे पास क्या है 3/2 ऑफ RT वैल्यू मिल जाती है, कब, जब टेम्परेचर क्या हो 60 के अराउंड, ठीक है। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है, टेम्परेचर को अराउंड 250 केल्विन तक क्या करें हम इंक्रीज करें। तो जो हाइड्रोजन परमाणु है उनके अणुओं में ट्रांसलेटरी मोशन भी होने लग जाएगा और रोटेशनल मोशन भी होने लग जाएगा, दोनों तरह के मोशन होने लग जाएंगे। तो अब जो E ऑफ टोटल है वो किसकी इक्वल हो जाएगा E ऑफ T प्लस E ऑफ R, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो देखो टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो n, तो 3 इंटू हाफ ऑफ kT किसके कारण आ गया ट्रांसलेटरी मोशन के कारण, प्लस n इंटू रोटेशनल मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है 2 होती है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो फाइनली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 ऑफ n kT या फिर 5/2 ऑफ R, ठीक है। अब हम टेम्परेचर को और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड 4000 केल्विन पे हम टेम्परेचर को क्या है लेके जा रहे हैं। जब लेके जा रहे हैं तो इस टाइम जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका अणु तीनों प्रकार की गतियां करने लग जाता है, स्थानांतरित गति यानी ट्रांसलेटरी मोशन भी, घूर्णन गति रोटेशनल मोशन भी, और वाइब्रेशन दोलन भी क्या है करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है। तो इसमें स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है 3, इसमें 2 और इसमें भी 2, तो E ऑफ टोटल क्या हो जाएगा ET प्लस ER प्लस EV, ठीक है। जब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो E ऑफ T की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 ऑफ n kT प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2 ऑफ n kT प्लस 2/2 ऑफ n kT। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/2 ऑफ n kT, और n के को हम क्या लिख सकते हैं R, तो 7/2 ऑफ RT, ये क्या आ जाएगा E ऑफ टोटल। तो हमने ये जो ग्राफ देखा है ये ग्राफ किसके लिए है हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, ठीक है। हम अलग अलग की बात करेंगे तो उनके ग्राफ में क्या है चेंजेस आएंगे। ये ग्राफ क्या है हाइड्रोजन द्विपरमाणुक अणुओं के लिए टेम्परेचर और CV के बीच में ग्राफ देखा गया। लोअर टेम्परेचर पे हमें क्या मिलेगा 3/2 ऑफ R मिलेगी CV की वैल्यू, हायर मीडियम टेम्परेचर हो 250 पे तो 5/2 ऑफ R, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो कितनी मिल जाएगी 7/2 ऑफ R। यानी कि स्पेसिफिक हीट जो है हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेके करा है, स्पेसिफिक हीट जो है किसी भी गैसेस की वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है वेराय करती है, ठीक है। यहाँ तक ये टॉपिक क्या है कवर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम बात करते हैं आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार की, ठीक है। देखिए ये टॉपिक आपने एज इट इज 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं इसका सिर्फ सिंपल इंट्रोडक्शन ही आपको यहाँ पे दूंगा। देखो रुद्धोष्म प्रसार क्या होता है कि जब भी हम किसी निकाय या परिवेश के मध्य हीट का उष्मा का आदान प्रदान ना हो,
हमको ऐसे निकाय की बात कर रहे हैं जिसमें क्या हो, निकाय और परिवेश यानी कि सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच में हीट का आदान प्रदान ना हो, अर्थात निकाय की जो ऊष्मा है वो क्या रहे, नियत रहे। यदि हम ये कहें किसी भी निकाय की ऊष्मा क्या रहे, नियत रहे, इट मीन्स ऊष्मा में परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे ही निकाय को हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म निकाय कहते हैं या रुद्धोष्म प्रसार कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली हम समझे तो आप किसी भी मोटर ट्यूब जब अचानक फटती है तो वहां पर शीतलन का जो प्रभाव है यानी ठंडा प्रभाव हमें क्या है, फील होता है। ठीक है, या फिर गैस के सिलेंडर को हम अचानक खोलते हैं, ठीक है, या फिर CO2 की जो CO2 है उसका शुष्क बर्फ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, रुद्धोष्म प्रसार के। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली उष्मा गतिकी का प्रथम नियम लगाएंगे, डेल्टा Q इक्वल्स टू du प्लस का डेल्टा W। ठीक है, डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन फिर क्या बचेगी, du प्लस डेल्टा W इक्वल्स टू क्या है, 0। ठीक है, अब हम इसकी क्या है, अवस्था की समीकरण पुट कर देंगे। तो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, सिंपली हम डेल्टा W की जगह क्या पुट कर सकते हैं, PdV। अब ये एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं कि कैसे हुआ, कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन। और du की जगह क्या पुट कर सकते हैं, CV dt। ये CV की डेफिनेशन से आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वैल्यू की डेफिनेशन से ये चीज़ आ जाएगी। ये दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, CV dt प्लस PdV इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन की ये फॉर्म आ जाएगी। अब आप PV इक्वल्स टू RT की इक्वेशन यूज करोगे, इसका ताप के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, PdV प्लस का VdP इक्वल्स टू RdT। ठीक है, इससे हम dt की वैल्यू निकाल कर कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी, dP अपॉन P प्लस गामा dV अपॉन V इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम इसका क्या कर लेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, log P प्लस गामा log V। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, log P प्लस log V टू द पावर गामा। log M प्लस log N क्या होता है, log M इंटू N इक्वल्स टू क्या है, कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कोई कांस्टेंट है तो PV टू द पावर गामा भी क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है। यही रुद्धोष्म प्रसार के लिए क्या है, अवस्था समीकरण। अब आप गैस की जो आदर्श गैस की तो इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू RT। इस इक्वेशन की हेल्प से हम इसको अलग अलग फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको अवस्था समीकरण टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में चाहिए तो आप P को क्या करेंगे, इस इक्वेशन से रिमूव करेंगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा TV टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये भी क्या है, रुद्धोष्म प्रकरण की अवस्था समीकरण। मेनली हमें ये ध्यान में रखनी है, इसको हम इन इक्वेशंस में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, आदर्श गैस की अवस्था समीकरण का यूज करके। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रुद्धोष्म प्रकरण की अवस्था समीकरण हो जाएगी। फिर हमें इनके इंडिकेटर डायग्राम्स को क्या है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे इंडिकेटर डायग्राम यदि आप इसका बनाना चाहो P और V के लिए तो हमें कैसा मिलता है, इस तरीके का इंडिकेटर डायग्राम मिलता है। इंडिकेटर डायग्राम मिल जाए तो हम P और V के ग्राफ से किया गया कार्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। ओके, थैंक यू।